हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 9, जो हमारा लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसका थर्ड पार्ट है। ये 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। थर्ड पार्ट में हमें आज पढ़ना है यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसी लेक्चर में हम कर लेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज, एंड उसे नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जिसके साथ हमारी ये बुक पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। आपको कुछ भी डाउट है या आप और कुछ अदर कंटेंट किसी और सब्जेक्ट का या कुछ भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए वो प्रोवाइड कर देंगे। और वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, लास्ट में जो हमने पढ़ा था। उसके बाद आज हमें पढ़ने हैं यूजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सम यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर, कुछ यूजेस क्या है। सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। एनिमल्स डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो इन्हीं ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेड रहते हैं, चाहे डायरेक्टली कहो चाहे इनडायरेक्टली कहो, फूड के लिए, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है आपकी, ये लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट होती है। 6CO2 + 6H2O। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ने रिएक्शन किया लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट जो होती है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो आपका बनेगा ग्लूकोज जो फूड का काम करता है प्लांट्स के लिए। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, एंड 6O2 ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन रिलीज होती है, वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, है ना। तो पहला यूज है आपका फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। सेकेंड, एक्सटिंग्विशिंग फायर। फायर बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन एंड इज अ हैवी गैस, इट इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको कंबशन में तो सपोर्ट नहीं करती ना, आग लगाने में तो हेल्प नहीं करती, और एक ये हैवी गैस है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है आग बुझाने में। फायर एक्सटिंग्विशर्स आर डिवाइसेज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन इन केस ऑफ अ फायर। फायर एक्सटिंग्विशर्स वो डिवाइसेज होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी जाती है केमिकल रिएक्शन करवाकर, और जब आग लगती है तब फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ किया जाता है। बीइंग अ हैवी गैस, अब एक हैवी गैस होने की वजह से इट स्प्रेड्स ओवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। अब ये गैस हैवी होती है वेट में, तो इसी वजह से जब हम फायर पर इस गैस को वो एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करते हैं फायर को, तो ये गैस उसके ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह, एक चादर की तरह क्या हो जाती है, इसके ऊपर बिछ जाती है, एंड कट ऑफ दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। और जो उस आग को बढ़ाने में ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही होती है ना, वो कट ऑफ हो जाती है, एंड हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश इट, और उसे बुझाने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है मेकिंग फिजी ड्रिंक्स। फिजी ड्रिंक्स में जो गैस होती है ना कोल्ड ड्रिंक्स में, और आपकी जो भी ड्रिंक्स होती हैं उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर अंडर प्रेशर टू मेक फिजी और एरिएटेड ड्रिंक्स। क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, जिससे फिजी और एरिएटेड ड्रिंक्स बनाई जाती हैं। आप देखते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स में गैस निकलती है, हवा होती है उसमें थोड़ी सी, तो यही होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो। द गैस प्रोवाइड्स अ फिज एंड टैंगी टेस्ट टू द एरिएटेड ड्रिंक। जो एरिएटेड ड्रिंक होती हैं आपकी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से एक फिज यानी कि जो बबल्स आते हैं वो टैंगी टेस्ट मिलता है। व्हेन दी बॉटल इज ओपन, जब बॉटल को आप ओपन करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स एज फिज। क्या? जब आप बॉटल ओपन करिए आपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक फिज के रूप में वहाँ से एस्केप हो जाती है, चली जाती है, उड़ जाती है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेंट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आप जिसे ड्राई आइस बोलते हैं, इसका यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेंट के रूप में इन प्रिजर्विंग फूड आइटम्स। फूड आइटम्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए। फूड आइटम्स जैसे आपका वेजिटेबल्स, मीट एटसेट्रा, स्पेशली ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन। जब ज़्यादा सामान की, फूड की स्टोरेज की ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ना, तो उनमें उन जो भी फूड आइटम्स होती हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है, जो रेफ्रिजरेंट का काम करते हैं उस फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखने में। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स लाइक वॉशिंग सोडा मीन्स सोडियम कार्बोनेट एंड बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है बहुत सारे केमिकल्स बनाने में। केमिकल्स हो गए जैसे आपका वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है आपका सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा, इसका क्या नाम है?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। फिर आपकी बेकिंग इंडस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। वाइल बेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज, जब हम केक्स और पेस्ट्रीज को बेक करते हैं, बेकिंग सोडा इज एडेड टू द डो। जो आटा होता है ना पेस्ट्रीज का, केक्स का, उसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है एट हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होता है, बेकिंग सोडा डिकम्पोजेज टू अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। बेकिंग सोडा डिकम्पोज हो जाता है और उससे केमिकल रिएक्शन में जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो बनाता है। दिस गैस वाइल एस्केपिंग, जब ये गैस रिलीज होती है, इट रेजेज द डो को वो फुला देती है एंड मेक्स द केक्स एंड पेस्ट्रीज फ्लफी एंड सॉफ्ट। और इसी की वजह से केक्स और पेस्ट्रीज आपकी फ्लफी और सॉफ्ट बनती हैं। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब हीट रेडिएशंस फ्रॉम दी सन। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, इसके पास एक टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है, जिससे वो हीट रेडिएशंस जो सन से आपकी सनरेज आती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। दिस कीप्स द एटमॉस्फेयर वार्म ड्यूरिंग द डेज एज वेल एज द नाइट टाइम व्हेन द हीट ऑफ द सन डज नॉट रीच अस। इससे क्या होता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड सन की हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, तो इससे जो एटमॉस्फेयर है आपका वो दिन में और रात में दोनों टाइम गर्म रहता है। और रात में तो आपको पता है जब सन रेज नहीं होते हैं तब भी वो थोड़ा सा मौसम आपका गर्म रहता है। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑन अर्थ फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करने में इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तभी लाइफ जो है हमारी यहाँ इस अर्थ पर सर्वाइव कर पा रही है। समझ में आया ग्रीन हाउस गैस? और ये आपके यूजेस थे कार्बन डाइऑक्साइड के। However, an increase in the amount of carbon dioxide in the air is leading to excessive trapping of the sun's rays, causing the average temperature of the earth to rise. अब क्या बोल रहा है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है एयर में इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होगा, एक्सेस ट्रैपिंग हो जाती है सन रेज की, यानी कि सन रेज ज़्यादा ट्रैप हो जाती हैं, जिससे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना वो राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? इसका मीनिंग हो गया, अगर अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो सन की रेज ज़्यादा ट्रैप होंगी, ज़्यादा सन की रेज आपकी ट्रैप होंगी, तो उससे अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो राइज हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। इससे क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। ठीक है, ग्लेशियर्स आपके पिघलने लगेंगे जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा अर्थ का, तो ग्लेशियर्स जो जमे हुए हैं, बर्फ़ है, वो पिघलने लगेगी, विच इन टर्न में सबमर्ज दी लो लाइंग एरियाज। जिससे क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएंगे, पानी बहकर इधर उधर जाएगा, जिससे जो भी आपके लो लाइंग एरियाज हैं, जो थोड़े नीचे बने हुए हैं, वो आपके सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग में डिस्टर्ब दी इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा एंड मे लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़। और जिससे क्या होगा, आपके जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं उनका एक्सटिंक्शन होगा, यानी कि वो प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके लुप्त होने लग जाएंगे, गायब होने लग जाएंगे। तो ये कुछ यूजेस थे आपके कार्बन डाइऑक्साइड के। अब हम पढ़ते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो यानी वन, डाइऑक्साइड बोलते हैं यानी कि टू, उसमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें 1 ऑक्सीजन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन का एटम एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। समझ में आई? ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ फाउंड इन ट्रेसेज इन द एयर। ये एयर में ट्रेसेज में मिलता है, यानी कि स्मॉल अमाउंट में मिलता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। नेचुरल जियोग्राफिकल फिनोमिना लाइक volcanic eruptions, emission of natural gases, degradation of vegetation and animals, and forest fires are some sources of atmospheric carbon monoxide. जो बहुत सारे नेचुरल प्राकृतिक प्रोसेस होती हैं, फिनोमेनाज होते हैं, जैसे आपके वॉल्केनोज फट रहे हैं, एरप्शंस हो रहे हैं, नेचुरल गैसेस का एमिशन होता जा रहा है, निकलती जा रही हैं नेचुरल गैसेस, और वेजिटेशन और एनिमल्स का डिग्रेडेशन होता जा रहा है, घटती जा रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स लगती जा रही हैं। तो कुछ सोर्सेज हैं जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। ओके, तो ये प्रिपरेशन देखते हैं हम, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू एन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एट होम एंड इन इंडस्ट्रीज। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनती है वो कैसे बनती है, जब हम घरों में या फिर इंडस्ट्रीज़ में जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं वो इनकम्प्लीट बर्न होते हैं, पूरे तरीके से बर्न नहीं होते हैं अगर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ऑल स्मोकी फ्लेम्स कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड। जितने भी धुएं वाली फ्लेम्स होती हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहता है।
When fuels like coal, wood or cow dung are used to cook food, they undergo an incomplete combustion and smoke is formed. जब कुछ फ्यूल्स है आपके, जैसे कोयला, लकड़ी या फिर काउ डंग जो होता है, गोबर जो होता है, उन सबको यूज़ किया जाता है खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है इन सबको जलाने से, ठीक है। अच्छे से वो प्रोडक्ट्स नहीं जल पाते हैं, जिससे क्या होता है, स्मोक बनता है और उस स्मोक में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहता है और दूसरी गैसेस भी उसमें प्रेजेंट रहती हैं। तो इस रिएक्शन हो गई 2C, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपका बना कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन दी एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ व्हीकल्स ड्यू टू एन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। जब व्हीकल्स में पेट्रोल एंड डीजल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, तो उसमें जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स निकलते हैं, यानी कि जो फ्यूम्स निकलती हैं आपकी व्हीकल्स में से, तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट रहता है। समटाइम्स कभी कभी एफिशिएंट फ्यूल्स हैं आपके, जैसे एलपीजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, में ऑल्सो अंडरगो एन इनकम्प्लीट कंबशन। इससे भी कभी कभी इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है। इफ़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट सफिशिएंट, कब होगा, जब अगर सफिशिएंट की सप्लाई इनसफिशिएंट रह जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिलती है तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है एफिशिएंट फ्यूल्स का भी, ठीक है, एंड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर, क्या है, ये कलरलेस एंड टेस्टलेस गैस है, लेकिन इसका फेंट ऑर्डर होता है, यानी कि हल्की सी वैसी स्मेल आती है इसकी, थोड़ी फेंट स्मेल सी आती है, हल्की सी इसकी धुंधली धुंधली स्मेल सी कुछ होती है इसमें। इट इज़ लाइटर देन एयर, एयर से थोड़ी हल्की होती है। इट इज़ नॉट वेरी सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होती है। एंड इट इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है ये। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर, इट इज़ अ कंबस्टिबल गैस, ठीक है, कंबस्टिबल गैस यानी कि कंबशन करती है, एंड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये गैस बर्न हो जाती है, जल जाती है। और जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में गैस बर्न करती है तो एक ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और ब्लू फ्लेम यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उससे। तो रिएक्शन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, तो हीट जब उसे मिली यानी कि बर्न हुआ, तो वो बनेगा आपका प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इट इज़ अ न्यूट्रल गैस, ये आपकी एक न्यूट्रल गैस होती है। ये आपकी न्यूट्रल गैस है, मीन्स इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है, ना तो एसिडिक गैस मानी जाएगी ना बेसिक होती है। एंड हेंस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन रेड और ब्लू लिटमस पेपर्स, न्यूट्रल गैस होने की वजह से इसका रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट टू केमिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। इट रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स, यहीं पता लग गया वैसे आपको, क्या मेटल ऑक्साइड्स को मेटल्स में रिड्यूस कर देती है, मेटल ऑक्साइड्स में से मेटल बन जाता है, एंड इट सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, और अपने आप ऑक्सीडाइज होकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। फॉर एग्जांपल इट रिड्यूसेस लेड ऑक्साइड टू लेड ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो लेड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसके यूजेस पढ़ लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ही कुछ दो यूजेस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। ड्यू टू इट्स कंबस्टिबिलिटी, कंबस्टिबल गैस है बताया है ना, जल सकती यानी कि गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ कोल गैस, कोल गैस की फॉर्म में इस गैस को इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को फ्यूल के रूप में। क्या, कंबस्टिबिलिटी की वजह से, यानी कि गैस जल सकती है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को एक फ्यूल के रूप में इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। फ्यूल के रूप में यानी कि कोल गैस जो बताई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन एंड हाइड्रोजन से बनती है, तो कोल गैस के रूप में, वाटर गैस के रूप में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पड़ा था ना, वाटर गैस, एंड प्रोड्यूसर गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, इन तीनों के रूप में फ्यूल के रूप में इस गैस को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेटलर्जी टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। क्या, इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मेटलर्जी के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। मेटलर्जी के प्रोसेस में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनको उनके ऑक्साइड से सेपरेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। तो ये हो गए आपके मेटल ऑक्साइड्स, जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या होगा, मेटलर्जी की प्रोसेस है ये, ठीक है। मेटलर्जी के प्रोसेस में ये आपके ऑक्साइड से मेटल आपको मिल गया है, यहाँ पर ये होता है आपका यूजेस कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हम पढ़ लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का
द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द एयर इज सो लिटिल दैट इट डज नॉट रियली अफेक्ट अस। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड अभी बताया था कि इसके ट्रेसेस एयर में पाए जाते हैं, लेकिन इसका अमाउंट इतना कम होता है, इतना थोड़ा सा अमाउंट इसका नेचुरली एयर में प्रेजेंट रहता है कि इसका कोई भी हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। इट बिकम्स हार्मफुल व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इन द एयर इंक्रीजेज इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल कब हो जाती है? जब एयर में इसका अमाउंट, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, किसी भी जगह पर जो एयर में अगर इसका अमाउंट बढ़ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो वो हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताइए हाईली पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है। दूसरा हार्मफुल इफेक्ट क्या है? इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड कैन लीड टू हेडेक, डिजीनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लेते हैं गलती से, तो उससे सिर दर्द हो सकता है, डिजीनेस यानी कि थोड़ा लो सा फील हो सकता है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और आप बेहोश भी हो सकते हैं। इन वेरी एक्सट्रीम केसेस, जब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, व्हेन इनहेल्ड इन लार्ज अमाउंट, जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल कर लिया जाता है, इट कैन इवन लेड टू डेथ। इससे डेथ भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हैज़ अ मच हायर एफिनिटी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की ना इतनी हायर एफिनिटी होती है कि यानी कि ये बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन जो ब्लड में हमारे में प्रेजेंट रहता है उस हीमोग्लोबिन से जल्दी से जुड़ जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता है ये। ठीक है, आप खुद सोचो, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जो हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाएगा। लेकिन ये इससे भी ज़्यादा, जितनी जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ये, उससे ज़्यादा जल्दी ये हीमोग्लोबिन से कनेक्ट कर जाता है बॉडी में। जब हम इनहेल कर लेंगे तो हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड कर जाता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। सो व्हेन वी इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम इनहेल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके साथ ये जल्दी से कंबाइन कर लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड। उससे एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है आपका, जिसे बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दिस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपका स्टेबल कंपाउंड बन जाता है ब्लड में, तो इस कंपाउंड से जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की फिर सप्लाई कम हो जाती है, विच लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन दी बॉडी। द मोर वी इनहेल दिस गैस, जितना ज़्यादा हम इस गैस को इनहेल करेंगे, मोर विल बी दी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन अवर बॉडी। जितना ज़्यादा हम इस गैस को इनहेल करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी। नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट क्या है? प्रोलॉन्ग्ड इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड सीवियरली रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स एंड फाइनली कॉजेज डेथ। अब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा? बहुत बुरे तरीके से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हमारी बॉडी सेल्स को, वो नहीं पहुंचेगी, वो रिड्यूस होती चली जाएगी और फाइनली डेथ हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या फिर एस्फिक्सिया, विच लीड्स टू डेथ ड्यू टू सफोकेशन। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं हो रहा तो क्या होगा? सफोकेशन होगा, दम घुटने लगेगा, जिससे हमारी मृत्यु हो जाएगी। किसी की भी डेथ हो सकती है जो भी इनहेल कर लेगा इस कार्बन मोनोऑक्साइड को। समटाइम्स, कभी कभी, दिस हैपन्स ड्यूरिंग विंटर्स। ये सर्दियों में होती है ये परेशानी। कैसे? व्हेन पीपल स्लीप इन अ क्लोज्ड रूम। लोग सर्दियों में क्या होता है, बंद कमरे में सोते हैं और अपने पास कोयला या फिर लकड़ी जला लेते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए, अपने रूम में गर्माई लाने के लिए, ठंड से बचने के लिए। जैसे आजकल तो हीटर्स वगैरह चलते हैं, लेकिन जो गांव के एरिया है वहाँ पर लकड़ी या फिर कोयला जला लिया जाता है, क्लोज रूम कर लिया जाता है। जब कोयला और या लकड़ी, अभी बताया, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी? सिंस कार्बन मोनोऑक्साइड कलेक्ट्स इन दी रूम, कार्बन मोनोऑक्साइड रूम में कलेक्ट रहेगा क्योंकि खुला हुआ नहीं है, तो बाहर तो जा नहीं पाएगा। इट लीड्स टू डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया, जिससे दम घुटने लगेगा। क्योंकि जब आप सोते हो तब भी क्या होता है, सांस तो चलती रहती है ना, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो एयर में उस रूम में प्रेजेंट है वो इनहेल करेंगे तो हमारी वो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी ना ऑक्सीजन सप्लाई की। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सही से नहीं पहुंचेगा, जिससे एस्फिक्सिया की वजह से इंसान की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है यूज ऑफ वुड, कोल एंड काउ डंग एज अ डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग फूड इज ऑल्सो हार्मफुल एज पीपल इनहेल कार्बन मोनोऑक्साइड। अब घर में खाना पकाने के लिए डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में बहुत सी जगह भी ऐसी हैं जहाँ पर लकड़ी, कोयला या फिर गोबर का यूज़ किया जाता है।
जब ये इनका यूज़ किया जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वो इनहेल भी करी जाएगी। दिस इज़ वाई, इसीलिए गवर्नमेंट जो है इंडिया की, इट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम, उन्होंने एक स्कीम बनाई है, योजना बनाई है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ LPG फॉर कुकिंग फूड इन दी विलेजेस। गाँव में खाना बनाने के लिए LPG गैस का यूज़ करना चाहिए, ऐसी स्कीम बनाई है जिससे इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है। स्टैंडिंग बिहाइंड एन इंजन दैट इज टर्न्ड ऑन कुड बी डेंजरस, किसी भी गाड़ी के इंजन के पीछे खड़े होने से क्या होगा, वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स, क्योंकि जब कार या कोई भी व्हीकल हम स्टार्ट करते हैं तो उससे फ्यूम्स रिलीज होते हैं, उस फ्यूम में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और भी उसमें हार्मफुल गैसेज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती है। सिमिलरली ऐसे ही सिटिंग इन अ कार विद द इंजन ऑन, ऐसे ही और क्या है, एक कार में बैठा जिसका इंजन ऑन है, इन अ क्लोज्ड गैराज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्लोज्ड गैराज में बैठ जाना बहुत लंबे टाइम के लिए, गैराज में गाड़ियों का ही तो काम होता है, कैन बी डेंजरस, ये भी डेंजरस हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कलेक्ट्स इनसाइड द कार, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो कार के अंदर क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, जिससे डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अब हम करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज में सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी है, लैम्प ब्लैक, कोल, कोक, डायमंड, तो डायमंड इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन की कौन सी फॉर्म ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है, कोल, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, तो ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर कैसा है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी एसिडिक है। विच फॉर्म ऑफ कोल इज द हार्डेस्ट एंड प्योरेस्ट, कोल की कौन सी फॉर्म ऐसी है जो हार्डेस्ट है और प्योरेस्ट है, तो पीट, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट आपकी हार्डेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इनमें से कौन सी एक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की, हाईली सॉल्युबल इन एयर, ऑर्डरलेस, कलरलेस, लाइटर देन एयर, तो हाईली सॉल्युबल इन एयर ये हमने नहीं पढ़ा था ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस के बाद अब हमारे आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, जिसमें आपको फॉल्स वाली स्टेटमेंट को करेक्ट भी करना है। तो फर्स्ट है इसमें इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में क्या होता है, ईच कार्बन एटम, हर एक कार्बन एटम बॉन्ड करता है विथ 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ हेक्सागोनल रिंग, तो एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम से कंबाइन होकर एक हेक्सागोनल रिंग बनाता है, इट इज फॉल्स, वो 3 दूसरे कार्बन एटम से मिलकर बनाता है हेक्सागोनल रिंग। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ, डायमंड जो है अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ट्रू। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय एन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, जब फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ट्रू, यही तो पढ़ा हमने। वुड चारकोल इज अ पुअर एड्जॉर्बेंट, वुड चारकोल पुअर एड्जॉर्बेंट है, फॉल्स, वो अब एक अच्छा एड्जॉर्बेंट है। फिनोमिनन बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, वो प्रोसेस, वो फिनोमिना जिससे एक एलिमेंट आपका एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट सेम रहती है, तो उसे हम एलोट्रॉपी बोलते हैं, इट इज ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स के बाद अब हमारे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें सबसे पहला है कार्बन इज द डैश एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कार्बन जो है आपका कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, 6th एलिमेंट है। नेक्स्ट है द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैश विच मीन्स डैश, कार्बन जो वर्ड है आपका वो कौन से लैटिन वर्ड से आया, कार्बो से आया, कार्बो का मीनिंग होता है चारकोल। द फिनोमिनन बाय विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड, वो प्रोसेस जिसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसकी सेम फिजिकल स्टेट में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी, और अभी हमने ये ट्रू फॉल्स में भी किया था। नेक्स्ट है डैश इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एलोट्रॉप कार्बन की कौन सी एलोट्रॉप की फॉर्म है, वो है आपकी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है। मोस्ट कॉमन फुलरीन, जो मोस्ट कॉमन फुलरीन है उसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं जो आपके स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं, उसे आप कैसे डिनोट करते हो, C60 से डिनोट करते हो और उसे हम बोलते हैं बकी बॉल, है ना। डैश इज अ सॉलिड अमॉर्फस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन मेड बाय हीटिंग कोल इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ये एक सॉलिड अमॉर्फस एलोट्रॉप है कार्बन का जो कैसे बनता है, कोल को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करके, तो वो है आपका कोक। डैश इज अ ब्लैक पोरस सॉलिड अमॉर्फस एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये आपका ब्लैक पोरस सॉलिड अमॉर्फस एलोट्रॉप है कार्बन का, तो वो है आपका चारकोल। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डैश गैस एंड इट डज नॉट सपोर्ट डैश, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी नॉन कंबस्टिबल गैस है और वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। डैश इज अ कंबस्टिबल गैस, ये आपकी कंबस्टिबल गैस है एंड इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद अ ब्लू फ्लेम टू फॉर्म डैश, और ये जो गैस है आपकी
वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती है एक ब्लू फ्लेम के साथ, और वो बनाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी कंबस्टिबल गैस है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद डैश। कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ कंबाइन होता है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है और एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है, और उस स्टेबल कंपाउंड का नाम क्या है आपको ये बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, उसके साथ कंबाइन होता है और एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, उसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ। अब आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं जो कब बनते हैं, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। किसका, कोल का किया तो उससे बनते हैं आपके प्रोडक्ट्स कोक, कोल तार। जब आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो शुगर का तो उससे बनता है शुगर चारकोल। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो तो उससे बनता है वुड तार, वुड गैस। एनिमल बोन्स का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो तो उससे बनता है बोन चारकोल। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम ये इक्वेशंस लिखना देखेंगे, कैसे लिखते हैं इक्वेशंस। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ हमारे चैप्टर एंड ये बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।